चलिए दोस्तों, सोलर सिस्टम सौर मंडल की ज़्यादा मांग हो रही थी, तो सौर मंडल या सोलर सिस्टम या सौर परिवार का हम आपको वीडियो देने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम सभी में से सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। तो सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार, सौर मंडल के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सूर्य अब तक ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है जो पीले रंग का प्रकाश दे रहा है। इसकी सतह का तापमान 6000 केल्विन है। ठीक है, सौर परिवार का ये सबसे छोटा अब तक ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है जो पीले रंग का प्रकाश दे रहा है। जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं उसके वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। अभी हम डायग्राम बना रहे हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान में सूर्य के ग्रहों की संख्या 8 है। जो 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कैसी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हुए ग्रहों की जो कक्षा होती है वो निश्चित है, और जो ग्रह जिस वेलोसिटी से या जिस वेग से चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो भी निश्चित है। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कक्षा एवं चाल दोनों ही निश्चित हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, वीडियो में देखते हैं। ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ग्रह चक्कर लगाते हैं। हम डायग्राम साथ में बनाते जा रहे हैं। ये सूर्य है, एक तारा है, और यहाँ जो आएंगे वो इसके ग्रह हैं। तो सूर्य के पास में एक छोटा सा ग्रह है, बुध है, ठीक है, ये बुध है। सूर्य से और दूसरे नंबर पर जाएंगे तो यहाँ पर ये शुक्र मिलेगा। शुक्र के पास में ही यहाँ पर ऐसे पृथ्वी मिलेगी। पृथ्वी को हम ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं। और पृथ्वी के पास में मंगल मिलेगा, ठीक है, ये मंगल है। मंगल के आगे जाएंगे तो ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति है। बृहस्पति के और आगे जाएंगे तो अरुण है, और आगे जाएंगे तो वरुण है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रह है? बुध है। ये वाला शुक्र है, ये वाला पृथ्वी है, ये मंगल, ठीक है, ये बृहस्पति है, ये अरुण है, ठीक है, और ये वरुण है। तो यहाँ पर गिन लीजिएगा कुल ग्रहों की संख्या। जैसा डायग्राम दिख रहा है इसी से प्रश्न आपको निकल करके आएंगे इसमें से, ठीक है। तो कुल ग्रहों की संख्या जो हो गए हैं, ठीक है, कुल ग्रहों की यहाँ पर एक शनि ग्रह और बनाना है। शनि यहाँ पर आइएगा तो शनि ग्रह है। ऐसे करके छल्ले पाए जाते हैं। इसको वरुण का, इसको अरुण कर दीजिएगा, और लास्ट में एक ग्रह है उसको कर दीजिएगा वरुण, ठीक है। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? कुल ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, ठीक है। कुल ग्रह 8 हो गए हैं। कुल ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो कुल ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। वरुण का आकार थोड़ा सा और पृथ्वी से बड़ा दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आकार पृथ्वी से बड़ा इसका करना है। तो कुल ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लीजिएगा, जैसा डायग्राम दिख रहा है वैसे आप प्रश्न निकाल लीजिएगा। कुल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। जो 8 ग्रह हैं इनमें सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति दिख रहा होगा, ठीक है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा, और सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह बुध दिख रहा होगा। सौर परिवार में छल्ले वाला ग्रह शनि दिख रहा होगा। सौर परिवार में सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह वरुण दिख रहा होगा। सूर्य के पास में कौन सा ग्रह होगा? बुध ग्रह होगा, ठीक है। और पृथ्वी का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर है। तो ये क्रम से हैं। हमने सभी ग्रहों को एक साइज में, एक सीध में बना दिए हैं, सिजगी वाली अवस्था में बना दिए हैं। ये ग्रह ऐसी अवस्था में नहीं होते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। अदरवाइज ये ग्रह सभी एक सीध में कभी नहीं आते हैं। तो ठीक है, तो हमने समझाने के लिए ग्रह आपको ऐसे बना दिए हैं। तो प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न पूछे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह तो बुध होगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होगा। सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह वरुण होगा। सूर्य के पास वाला ग्रह शुक्र बुध होगा। पृथ्वी के पास में 2 ग्रह हैं, शुक्र भी है और मंगल भी है, लेकिन सर्वाधिक पास में शुक्र ग्रह होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो ये 8 ग्रह हैं।
अभी हम कुछ इनकी विशेषताएं और होंगी तो अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनके नाम जानना हो तो बुध यानी कि मरकरी, शॉर्ट एम नाम लिख रहे हैं, वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये शॉर्ट में इनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। मतलब मार्स हो गया, मरकरी हो जाएगा, एस सैटर्न यानी कि एम फॉर मार्स, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर जो मार्स होगा वो मरकरी है, ये जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस और एम फॉर नेपच्यून। ये इंग्लिश में नाम हमने शॉर्ट में इनके लिख दिए हैं, हिंदी में नाम लिखे हुए हैं। अब आइएगा जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों को, चूंकि 2006 से पूर्व 9 ग्रह थे, प्लूटो नाम का एक ग्रह था, वरुण के अगले वाली कक्षा में था, लेकिन 2006 के बाद उसे सौर मंडल से उसे निष्कासित कर दिया गया है, सौर परिवार की सदस्यता से उसे निष्कासित कर दिया गया है। तो उसके बारे में अभी लास्ट में जानकारी आपको देंगे। अब देखिएगा, ये जो पहले के जो 4 ग्रह हैं, ये प्रारंभ के जो 4 ग्रह हैं, ये ठोस पदार्थों से निर्मित हैं, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में इनको रखा गया है। किस ग्रह की श्रेणी में? आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और ठोस पदार्थों से ये निर्मित है। ठोस पदार्थ मतलब सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि पदार्थों से ये निर्मित है। तो पहले वाले जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आंतरिक ग्रह की श्रेणी के ग्रह हैं और ठोस पदार्थों से निर्मित हैं। इन्हें एक नाम और दिया जाता है, पार्थिव ग्रह के नाम से भी इन्हें, पार्थिव ग्रह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रहों का दूसरा नाम दिया गया है पार्थिव ग्रह के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठोस पदार्थों से निर्मित हैं, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। तो पहले जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। लास्ट वाले जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह गैसों के बड़े बड़े पिंड हैं, ठीक है, गैसों के पिंड है या हल्के पदार्थों से निर्मित हैं, गैसों से पिंड हैं और किस श्रेणी में रखे गए हैं? वाह ग्रह की श्रेणी में इनको रखा गया है। तो लास्ट वाले जो 4 ग्रह हैं, ये गैसों के बड़े बड़े पिंड हैं या हल्के पदार्थों से निर्मित ये ग्रह हैं, जिन्हें बाह्य ग्रह की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। एक नाम और इन्हें दिया जाता है, जोवियन प्लैनेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जोवियन प्लैनेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो पहले वाले पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, लास्ट वाले जो 4 ग्रह हैं वो क्या हैं? वो बाह्य ग्रह की श्रेणी के हैं या इन्हें एक नाम और दिया जाता है, जोवियन प्लैनेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हैं, पहले वाले आंतरिक और लास्ट वाले बाह्य ग्रह की श्रेणी के हैं, दूसरे नाम भी वहाँ पर लिखे गए हैं। अब यहाँ से देखिएगा जो पास वाला ग्रह है वो बुध है और सबसे दूरी वाला ग्रह है जो वरुण है। ऐसा लग रहा होगा कि बुध पास में है तो सर्वाधिक गर्म ग्रह, देख करके डायग्राम ऐसा लग रहा हो कि बुध जो है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह होगा, लेकिन बुध सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं है। हाँ, वरुण सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह है, तो ये सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। अब यहाँ से आएगा, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर का जो अक्ष है, अक्ष पर हमने एक तीर का निशान लगा दिया है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जितने ग्रह हैं, ग्रह 2 प्रकार की गतियां करते हैं। ग्रहों की गतियां देख लीजिएगा, ग्रहों की गतियां 2 प्रकार की गतियां होती हैं ग्रहों की। एक गति को नाम दिया जाता है रोटेशन, ठीक है, एक को रोटेशन नाम दिया जाता है, घूर्णन गति, दैनिक गति नाम दिया जाता है। जो दूसरी है उसको रेवोल्यूशन करके नाम दिया जाता है, रेवोल्यूशन समझिएगा, इंग्लिश का से है रेवोल्यूशन। तो रोटेशन, जितने ग्रह हैं सभी ग्रह रोटेशन करते हैं, अपने अक्ष के परितः घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब हुआ सूर्य के चारों ओर अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, अब इसके चारों ओर ऐसी कक्षा में ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये इनकी जो गति है, सूर्य के चारों ओर घूमने की जो गति है, उसे रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक ग्रह, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसे ही प्रत्येक ग्रह अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, उसे कहा जाता है रोटेशन। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे नाम दिया जाता है रेवोल्यूशन। तो 2 प्रकार की गतियां हो गई हैं, रोटेशन और
रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे हमने एक डायग्राम छोटा सा बनाया है, पहली वाली कक्षा में ये बुध होगा, दूसरी वाली कक्षा में यहाँ कहीं शुक्र होगा, तीसरी वाली कक्षा में यहाँ कहीं पृथ्वी होगी। तो ऐसे चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा देखिएगा, जो रोटेशन वाली जो गति होती है, रोटेशन वाला जो मूवमेंट होता है पृथ्वी का या अन्य ग्रहों का होता है, जैसे पृथ्वी है तो ये जो पृथ्वी होती है वो कितने घंटे में, एवरेज करके 24 घंटे में कहाँ चक्कर लगा लेती है, अपने अक्ष का एक चक्कर लगा लेती है। 24 घंटा, 24 घंटा का मतलब क्या हो गया, एक दिन हो गया। और रोटेशन के कारण जो दिन रात की स्थिति बनती है, तो रोटेशन के कारण क्या स्थिति बनती है, दिन रात की स्थिति बनती है। तो दिन रात पृथ्वी पर ही नहीं, प्रत्येक ग्रह पर दिन रात की स्थिति बनेगी। वो किस गति के कारण होगी, वो रोटेशन के कारण होती है। एग्जाम्पल हमने किसका दिया है, जो डाटा हम देंगे वो पृथ्वी के सापेक्ष डाटा दिए जाएंगे। तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है, मतलब कितना हो गया है, एक दिन। तो 24 घंटे का एक दिन, जिससे होता क्या है, दिन रात की स्थिति बनती है। दूसरा देखिएगा रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन जो होता है, ये चारों ओर चक्कर लगाने की, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति है, उसको रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे मान लीजिएगा कि पृथ्वी है वो 365 दिन में कहाँ एक चक्कर लगा लेती है, पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है, 365 दिन का समय लगता है। और 365 दिन का मतलब होता है एक वर्ष। एक जो वर्ष होता है इसको नाम देता है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल के नाम से इसे जाना जाता है। एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को जो 365 दिन का समय लगता है वो एक वर्ष है। और एक वर्ष का नाम दिया गया क्या, परिक्रमण काल इसे नाम दिया गया है। तो ऐसे ही प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेंगे वह उस ग्रह का परिक्रमण काल कहलाएगा। अब देखिएगा, रोटेशन की हमें जानकारी यहाँ से नहीं हो पा रही है, अंदाजा आप रोटेशन का नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा ग्रह कितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन यहाँ परिक्रमण काल का देखिएगा कि जो परिक्रमण काल होगा, जो ग्रह सूर्य के पास में होगा वो कम समय में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेगा। तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका होगा, बुध का होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका होगा, नेपच्यून का होगा या वरुण का होगा। ठीक है, तो अब चूंकि टाइम तो नहीं एग्जैक्ट के इतना, लेकिन ये अंदाजा जरूर लग रहा है कि सबसे कम परिक्रमण काल किसका होगा, बुध का होगा। सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका होगा, वरुण का होगा। तो ये 8 ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, रोटेशन, और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका रेवोल्यूशन है। ये डाटा हमने दे दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो इतने का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके आगे फिर हम प्रत्येक ग्रह की विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट चलिए ले लिया होगा। आगे आइएगा, अब प्रत्येक ग्रह के बारे में विशेषताएं जाननी है, किस ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ग्रहों में आइएगा, तो पहले वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध है। ठीक है, मरकरी है। तो पहले वाला जो ग्रह है वो मरकरी या बुध है। अब यहाँ से विशेषताएं देखिएगा, इन ग्रहों की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे आइएगा, तो जो बुध है देखिएगा, 2 ग्रह ऐसे हैं, ये वाले जो 2 ग्रह ऐसे हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। क्रॉस लगा दिया, उपग्रह नहीं है। सौर परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों में से 2 सदस्य ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह का अर्थ है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। जैसे अभी आगे आएगा, ये जो मून है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर
लगाएगा तो जिस ग्रह का जो उपग्रह होगा वो उसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो बुध और शुक्र के ऐसे कोई आकाशीय पिंड नहीं है जो इनके चारों ओर चक्कर लगाएं। इनके आकाशीय पिंड ऐसा नहीं है। संभवतः ऐसा कहा जाता है या ऐसा है कि जो सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स है, सूर्य का गुरुत्व बल है, इस गुरुत्व बल के कारण यदि आकाशीय पिंड होंगे तो इनके बुध के और शुक्र के आकाशीय पिंड इस ग्रह ने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अपने आप में समायोजित कर लिए होंगे। यदि होंगे तो किसके, बुध और शुक्र के यदि आकाशीय पिंड होंगे या उपग्रह होंगे तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उन्होंने सूर्य ने अपने आप में समायोजित कर लिए होंगे। तो अब यहाँ से बुध पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। डायग्राम देख करके आप बता सकते हैं यदि विशेषताएं होंगी तो चूंकि जो ऊपर वाली विशेषता है वो कॉमन है, ये विशेषता इन दो ग्रहों में कॉमन हो जाएगी। अब विशेषता देखिएगा, बुध की विशेषता एक तो है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सौर परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। और दूसरी विशेषता क्या है, ठीक है, ये सूर्य के सर्वाधिक समीप वाला ग्रह है। तो दो विशेषता होंगी हैं, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, सूर्य के सर्वाधिक समीप वाला ग्रह है, सर्वाधिक समीप वाला ग्रह है। और जो तीसरी विशेषता दिख रही है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो वो विशेषता हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। और तीसरी विशेषता देखिएगा, इस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक होता है। इस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, यानी कि तापांतर का अर्थ हुआ दिन में यह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जो दोनों तापों के बीच में जो वेरिएशन आता है उसको नाम दिया जाता है तापांतर। तो सर्वाधिक तापांतर जितने ग्रहों में सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह का है, ठीक है, बुध ग्रह का है। और ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह पर वायुमंडल, जो वायुमंडल है वो ना के बराबर है या नगण्य है, ठीक है। तो चार विशेषताएं दिख रही हैं यहाँ पर, चार विशेषताएं तो हमने लिख दी हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौर परिवार सूर्य के सर्वाधिक समीप वाला ग्रह बुध है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है, वायुमंडल नगण्य है, किसका है, बुध का है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऊपर कॉमन विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो बुध के बारे में ये विशेषताएं हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्रह है उस पर आइएगा, वो वीनस या शुक्र है, ठीक है। तो ये वीनस या शुक्र के बारे में अब आपको जानकारी या शुक्र के बारे में विशेषताएं दे रहे हैं। तो शुक्र देखिएगा, एक तो विशेषता डायग्राम से देख करके ये लग रहा है कि पृथ्वी के पास में दोनों हैं, ठीक है। इस तरफ शुक्र है और दूसरी तरफ क्या है, मंगल है। और जितने ग्रह हैं, चूंकि हमारा निवास पृथ्वी पर है तो यहाँ से हमें अन्य ग्रहों को देखना है तो हमें केवल दो ही ग्रह दिखाई देते हैं, या तो हमें शुक्र दिखाई देगा और मंगल। बाकी जितने ग्रह हैं इनमें से हमें कोई ग्रह दिखाई नहीं देता है। माइक्रोस्कोप से इन ग्रहों को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें दो ही ग्रह दिखाई देते हैं, शुक्र देगा और मंगल देगा। पृथ्वी की सतह से हमें दो ही ग्रह दिखाई देते हैं। तो अब शुक्र की विशेषता में आएगा तो एक विशेषता तो कॉमन दिख रही है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई आकाशीय पिंड नहीं है, ये विशेषता तो यहाँ दिख रही है। दूसरी विशेषता में आएगा तो जो दूसरी विशेषता दिख रही है कि यदि हम कहें कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट मंगल की अपेक्षा शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक पास में है, ठीक है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तो दोनों हैं, लेकिन सर्वाधिक निकट कौन सा हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। और शुक्र ग्रह के अब इसकी जो विशेषता जाननी है, ठीक है, तो दो विशेषता हो गई हैं, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक किसके निकट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह हो गया है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसे मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी इसे जाना जाता है। शाम का तारा, भोर का तारा, इनके मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है, ठीक है। इसे ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है।
सौर परिवार का हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सौर परिवार का हॉटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सौर परिवार का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सर्वाधिक गर्म ग्रह वीनस है। गर्म ग्रह का मतलब ये हुआ कि चूंकि बुध पास में है फिर भी गर्म नहीं है, शुक्र दूसरे नंबर पर है, तो ये सौर परिवार का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो ऐसा है कि जो इसका वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है, या जो H2SO4 के इसके ऊपर बादल पाए जाते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करते हैं, जिस कारण से ये बुध ज्यादा गर्म ना होकर के शुक्र सौर परिवार का हॉटेस्ट प्लैनेट है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रक्रिया सूर्य उसके शुक्र के वायुमंडल में घटित हो रही है। तो शुक्र की विशेषताएं, सौर परिवार सूर्य के सर्वाधिक उसके पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो गया है, ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सौर परिवार का सर्वाधिक गर्म ग्रह और सौर परिवार का सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। ये सौर परिवार का सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है, ठीक है। तो ये जो विशेषता आपको दिखाई जा रही है वो किसकी हैं? शुक्र की हैं। और शुक्र की जो होती है वो घूर्णन गति सबसे कम होती है। कौन सी गति? घूर्णन गति, ठीक है, सबसे कम होती है, ठीक है। मतलब यह ग्रह अपने अक्ष पर, यह ग्रह अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से चक्कर लगाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो एक दिन होता है, एक दिन बराबर किसके होता है? एक वर्ष के होता है। शुक्र पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। मतलब घूर्णन गति बराबर जो रेवोल्यूशन है, यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों बराबर होते हैं। तो एक दिन बराबर किसके हैं? एक वर्ष के हैं। अब चूंकि यदि ये कहा जाए, मतलब सबसे ज्यादा लंबे दिन और रातें, क्योंकि घूर्णन गति बहुत कम है, अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से चक्कर लगाता है, तो यदि ये कहा जाए कि सबसे लंबे दिन या सबसे लंबी रातें किस ग्रह पर होंगी, तो सबसे लंबे दिन और सबसे लंबी रातें किस ग्रह पर होंगी? शुक्र ग्रह पर होती हैं, ठीक है। तो ये जो विशेषताएं आपको दिखाई जा रही हैं वो विशेषताएं किसकी हैं? ये शुक्र ग्रह की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये विशेषताएं आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद आइएगा, शुक्र के बाद जो अगला जो प्लैनेट है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में अभी हमने आपको दो डाटा दिए हैं। एक डाटा तो दिया है कि यह इसका जो घूर्णन होती है वो कितने, तो 24 घंटे की होती है, और इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 365 दिन का होता है। आगे चूंकि इस पृथ्वी को आगे जाकर के पूरे डाटा इसके जानना ही है, तो अब ये पृथ्वी देखिएगा पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। यहाँ पर दो ग्रह ऐसे आएंगे जो इनकी दिशा अन्य ग्रहों की अपेक्षा जस्ट अपोजिट है। ये ग्रह जैसे पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। अब ये दो ग्रह आएंगे जो इसके जस्ट उल्टे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। एक तो यही शुक्र है और दूसरा अरुण आएगा। तो इनकी जो चक्कर लगाने का अपने अक्ष पर क्रम है वो पूर्व से पश्चिम है। अब ये इनको, ठीक है, डाटा या इनको ऐसे करके, इसमें ऐसे करके इनका ऐसे, ये एक तो ये ग्रह है जो पूर्व से कहाँ चक्कर लगाता है? पश्चिम चक्कर लगाता है। और एक जो ये अरुण नाम का ग्रह है ये भी कैसे? पूर्व से पश्चिम दिशा में अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सभी ग्रहों पर सूर्य उगता हुआ पूर्व से दिखाई देता है, लेकिन इन दो ग्रहों पर सूर्य पश्चिम दिशा से उगता हुआ दिखाई देता है। तो शुक्र पर और अरुण पर सूर्य कहाँ से उगता है? पश्चिम दिशा से उगता है, ठीक है। तो अब आइएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी का एक उपग्रह दिख रहा होगा। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। तो ये इस पृथ्वी को एक नाम दिया जाता है ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। कैसा है? नीला ग्रह। ब्लू प्लैनेट की संज्ञा किसे दी जाती है? पृथ्वी को दी जाती है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, ठीक है।
और बाकी के डाटा आपको आगे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो नीला ग्रह की संज्ञा किसे दी जाती है? पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दे दी जाती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ये जो, चूंकि ये दोनों हैं, ठीक है, जैसे ये साइड में डायग्राम देख लीजिएगा, ये पृथ्वी है, ये इसका वायुमंडल है, ठीक है, ये मून है, इसका भी अपना एक वायुमंडल वाला क्षेत्र है। वायुमंडल का ध्यान ले रहे हैं, ग्रेविटी से ले रहे हैं गुरुत्व। अब इनके बीच में ये वाला जो अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है, इसे नाम दिया जाता है सिसलूनर। क्या है इसका नाम? सिसलूनर। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अंतरिक्ष है उसको नाम दिया जाता है सिसलूनर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अंतरिक्ष है उसे नाम दिया गया है सिसलूनर के नाम से इसे जाना जाता है। ये सिसलूनर है। ठीक, अब आइएगा मंगल ग्रह। ठीक है, तो जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के चूंकि दो, इससे पहले तो इसे रेड प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। किसे? रेड प्लैनेट। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, लगभग पृथ्वी के झुकाव के समान ही मंगल का भी झुकाव है, लेकिन ये मंगल ग्रह से छोटा ग्रह है, पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है, तो ये रेड प्लैनेट के नाम से, रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। क्यों है इसका नाम रेड प्लैनेट? क्योंकि इसकी सतह पर कौन से, या लोह ऑक्साइड कर लीजिएगा, आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता है? लोह ऑक्साइड की अधिकता इसकी सतह पर है, जिस कारण से इसे नाम दिया गया है रेड प्लैनेट, इसे नाम दिया गया है। ठीक है, तो मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। किस कारण से? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। इस ग्रह के दो उपग्रह हैं। ठीक है, डीमोस या डायोस से नाम दिया जाता है, और दूसरे का नाम है फोबोस। तो डायोस और फोबोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो डायोस और फोबोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल के बारे में इतनी आपको जानना है। वर्तमान में भारत में जैसे मंगलयान छोड़ा, यूएसए ने क्यूरोसिटी रोवर नाम का एक यान वहाँ पर मंगल की सतह पर भेजा है इसकी खोज के लिए। ठीक है, तो ऐसी संभावना है कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। तो वर्तमान में क्या संभावना बन सकती है कि जीवन मंगल ग्रह पर हो सकता है? तो इसी की खोज के लिए विभिन्न देशों ने अपने अपने, ठीक है, प्रक्षेपण यान या जो उपग्रह हैं, ठीक है, सैटेलाइट हैं, वो मानव रहित भेजे हैं अभी। ठीक है, तो जैसे भारत ने मंगलयान भेजा है, चीन ने अपना कोई उपग्रह भेजा है, इसी तरह से यूएसए ने क्यूरोसिटी रोवर नाम का एक सैटेलाइट भेजा है। तो मंगल ग्रह की ये विशेषता होंगी। डायोस और फोबोस इसके दो उपग्रह हैं। ठीक है, इसे लाल ग्रह की संज्ञा दे दी जाती है। अब इसके बाद आइएगा, ये जो चार ग्रह थे वो किस श्रेणी के थे? ये जो चार ग्रह हैं वो किस श्रेणी के थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह की श्रेणी के ग्रह थे। ठीक है, इसके बाद आगे वाले जो ग्रह हैं वो गैसों के या हल्के तत्वों से निर्मित हैं। आगे वाले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ऐसे विखंडित चट्टानों के समूह पाए जाते हैं। किसके बीच में है ये? मंगल और बृहस्पति के बीच में विखंडित चट्टानों के समूह हैं। इन विखंडित चट्टानों के समूह को क्षुद्र ग्रह, क्या नाम दिया जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एस्टेरॉयड। ठीक है, एस्टेरॉयड है। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह हैं। एस्टेरॉयड कहाँ पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड कहाँ पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड जुपिटर और मार्स, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो विखंडित चट्टानों के समूह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉयड कहा जाता है। तो कहाँ मिलेंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में विखंडित चट्टानों के समूह हैं, जिसे नाम दिया गया है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड।
ठीक है। तो क्या है एस्टेरॉइड? विखंडित चट्टानें हैं, विखंडित चट्टानों के ये समूह हैं। अब आइएगा जो बाह्य ग्रह की श्रेणी वाले जो 4 ग्रह हैं, पहला ग्रह क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति की लोकेशन देख लीजिएगा। सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही दिख रहा होगा। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर है जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है ये, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सौर परिवार का दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, ठीक है। चूंकि इसके बहुत समय पहले शनि के सर्वाधिक उपग्रह थे, फिर बीच में बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह आ गए हैं। अब सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह शनि बन गया है, ठीक है। तो दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या हो गया है? अब बृहस्पति बन गया है, ठीक है। बृहस्पति के वर्तमान में 79, ठीक है। आने वाले समय में ये डाटा भी, ठीक है, गलत हो सकता है क्योंकि ग्रहों की खोज अभी जारी है। तो अभी हम 79 आपको लिखवा रहे हैं, कुछ समय बाद ये डाटा बदल भी सकता है, ठीक है। तो दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति है। और जितने ग्रह हैं, जो 79 जितने ग्रह वर्तमान में खोजे जा चुके हैं या लिस्टेड जो हो चुके हैं ग्रह, उनमें जो सबसे बड़ा है उसका नाम है गैमीनीड। क्या है? गैमीनीड। तो गैमीनीड किसका ग्रह है? बृहस्पति का ग्रह है, ठीक है। और भी सभी ग्रहों के नाम दिए गए होंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रा नाम का भी एक ग्रह, और भी कई छोटे और भी इसके कई ग्रह हैं, लेकिन जितने ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? गैमीनीड है। ऐसा कहा वैज्ञानिकों ने कि जो गैमीनीड है उसका आकार लगभग किसके आकार के बराबर है? पृथ्वी के आकार के बराबर है। किसका आकार? जो गैमीनीड नाम का उपग्रह है, किसका है? वो बृहस्पति का है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हो गया है, सौर परिवार का दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया। गैमीनीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जो ये बृहस्पति होता है, बृहस्पति का जो घूर्णन गति है, ठीक है, घूर्णन गति है वो बहुत कम है। यानी कि घूर्णन गति कम नहीं करना है, सर्वाधिक करना है। तो किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? बृहस्पति ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। और घूर्णन गति का अर्थ क्या हो? घूर्णन गति से होते थे दिन रात। तो ये घूर्णन गति सर्वाधिक होने के कारण ये लगभग 9.8 दिन, अब ये दिन पृथ्वी के डाटा से लिए जा रहे हैं, लगभग 9.8 दिन में कहाँ घूम जाता है? 9.8 घंटे में कहाँ घूम जाता है? ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। तो जैसे अभी आया था कि सबसे लंबे दिन और सबसे लंबी रातें किस ग्रह पर होती हैं? शुक्र पर होती हैं। तो अब यदि कहें कि सबसे छोटे दिन, ठीक है, सबसे छोटे दिन और रात किस ग्रह पर होंगे? तो सबसे छोटे दिन और रात, ठीक है, एवरेज करके 5 घंटे का दिन होगा और 5 घंटे की रात होगी। तो सबसे छोटे दिन और रात किस ग्रह पर होंगे? बृहस्पति पर होंगे। इस ग्रह को एक नाम और दिया जाता है, गॉड ऑफ मास्टर की इसे संज्ञा दे दी जाती है। क्या नाम दिया जाता है? गॉड ऑफ मास्टर की इसे संज्ञा दे दी जाती है, गॉड ऑफ मास्टर। तो गॉड ऑफ मास्टर के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? गॉड ऑफ मास्टर के नाम से बृहस्पति को जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो डाटा आपको बताए जा रहे हैं ये किसके हैं? ये बृहस्पति ग्रह के हैं। बृहस्पति के बाद अगले वाला जो ग्रह है वो शनि है। दिख ही रहा होगा स्पष्ट रूप से कि छल्ले वाला ग्रह किसको कहा जाता है? छल्ले वाला ग्रह जो है वो शनि को कहा जाता है, सैटर्न को कहा जाता है। तो 7 छल्ले पाए जाते हैं शनि पर। इसको ये कहा जाता है कि इसे चपटा ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। तो देखिएगा छल्ले वाला ग्रह ये है ही, क्या है इसकी विशेषता हो गए हैं? एक तो ये देखिएगा, बृहस्पति के बाद यदि इन सब में आकार दिख रहा होगा तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो सौर परिवार का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है।
शनि को एक नाम और दिया जाता है चपटा ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और छल्ले तो देख ही रहे हैं, तो इसे छल्ले वाला ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। कितने छल्ले हैं? छल्लों की संख्या 7 पाई जाती है, जिसमें कुछ अदृश्य हैं और कुछ दृश्य हैं। तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह चपटा ग्रह और छल्ले वाला ग्रह। 7 छल्ले हैं, जिसमें कुछ दिखाई देते हैं, कुछ अदृश्य यानी कि धुंधले दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो शनि है सौर परिवार का सर्वाधिक उपग्रह वाला ये ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह यानी कि 83 वर्तमान में इसके उपग्रह हैं। ठीक है, तो सौर परिवार का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह का नाम क्या है? शनि है। कितने ग्रह हैं इसके? वर्तमान में 83 हैं। ठीक है, कुछ और अभी लिस्टेड हो रहे हैं, लेकिन लिस्टेड 83 हो चुके हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। और इन 83 ग्रहों में से जो सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है? टाइटन। ये इंपॉर्टेंट है, टाइटन। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह है शनि का ये। ठीक है, उपग्रह है। तो शनि के बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब आइएगा जो अरुण है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। शनि के बारे में आपको जानकारी, यही इसकी विशेषताएं हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, चपटा ग्रह के नाम से जाना जाता है, छल्ले वाला ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, आगे नेक्स्ट जो आपका जो नेक्स्ट जो ग्रह है वो क्या है? वो यूरेनस या नेपच्यून। ठीक है, तो एक विशेषता तो आपको दिख रही होगी। ठीक है, कि यह ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है, जैसे अभी आपको आगे जानकारी दी है। तो यह अपने अक्ष पर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। डायग्राम में देख भी सकते हैं। सौर परिवार का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह दिख भी रहा होगा, यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। ये यहाँ से क्रम से लगा रहेगा। ठीक है, आकार के आधार पर अभी हम एक लिस्ट बना देंगे, केवल यहाँ आकार जान लीजिएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, तो ये घटते क्रम में से जो चारों पर बनाए गए हैं, इनका आकार घटते क्रम में ही हमने आपको बनाया है। डायग्राम से देख सकते हैं। अरुण जो है इसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, इसे ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। ग्रीन प्लैनेट की इसे संज्ञा दी जाती है। हरा ग्रह की संज्ञा किसे दी जाती है? हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। और उसके बाद इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और लेटा हुआ का मतलब ये है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। इसका झुकाव बहुत ही ज्यादा है अपने अक्ष पर, यानी कि सर्वाधिक अक्ष पर झुकाव किस ग्रह का है? ठीक है, अरुण का है। तो इसे नाम दिया जाता है लेटा हुआ ग्रह, से नाम दिया जाता है। उपग्रहों की संख्या यहाँ पर हम आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि संख्या उपग्रहों की बदलती रहती है, खोज अभी जारी है। जहाँ उपग्रहों की संख्या, ठीक है, आपको डाटा दे रहा था वहाँ हमने आपको दे दिया है। इन ग्रहों की उपग्रह वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। तो इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से इसे जाना जाता है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लास्ट वाला जो ग्रह है उसका नाम क्या है? वरुण है। अब वरुण की एक विशेषता तो डायग्राम से ही दिख रही होगी। वरुण की एक विशेषता डायग्राम से देख लो। ठीक है, एक क्या दो दिख जाएंगी। सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह है तो सबसे ठंडा ग्रह। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह का नाम क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह है। दूरी वाला ग्रह में कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, ठीक है, ज्यादा ही समय लेता होगा। मतलब सबसे ज्यादा जो परिक्रमण काल होगा वो किस ग्रह का होगा? वरुण का होगा। ठीक है, तो दो विशेषताएं इसकी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इस ग्रह को चूंकि सबसे ठंडा, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल जो होता है वो परिक्रमण काल इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सौर परिवार का सर्वाधिक परिक्रमण काल वाला ग्रह का नाम होगा क्या? ठीक है, परिक्रमण काल वाला ग्रह जो है वो, ठीक है, वो वरुण है। ठीक, तो सौर परिवार में 8 सदस्य
8 सदस्यों की जो एग्जाम की दृष्टि से विशेषता होती हैं वो हमने आपको दे दी हैं। ठीक है, तो सौर परिवार चूंकि अभी पूरे सिस्टम को पूर्ण तरह से अभी खोजा नहीं गया है, डाटा बदलते रहते हैं और आगे आने वाले समय में भी डाटा बदलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने विशेषताएं दिखाई हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगी। जैसे बृहस्पति को पहले शनि को सर्वाधिक उपग्रह वाला, ठीक है, फिर उसको बृहस्पति बीच में आ गया, फिर से शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है। इसी तरह से ग्रह 8 हैं। ठीक है, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 ग्रह थे। जो लास्ट वाली कक्षा में था वो प्लूटो नाम का एक, ठीक है, प्लूटो नाम का एक ग्रह था। उसे 2006 के बाद सौर परिवार की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। वर्तमान में ग्रह कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। तो जो लास्ट वाला जो ग्रह था, ठीक है, जो प्लूटो था, वो लास्ट में प्लूटो जो ग्रह था, ठीक है, जो लास्ट में है प्लूटो है, ये प्लूटो है। तो सौर परिवार का प्लूटो या यम, ठीक है, इस सौर परिवार में शामिल नहीं है। पहले 9वां सदस्य था, वर्तमान में इसे सौर परिवार की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। कारण इसका ये है कि सौर परिवार की सदस्यता से क्यों से निष्कासित किया गया है। एक तो कारण ये है कि लास्ट वाली कक्षा के लास्ट वाले जो ग्रह थे वो हल्के तत्वों से निर्मित थे या गैसों के पिंड थे, लेकिन जो यम था वो ठोस पदार्थ से निर्मित था। ये अंतरराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन है। तो ये कहा कि ये ठोस पदार्थों से निर्मित है। एक कारण तो ये है सौर परिवार की सदस्यता से निष्कासित करने का, और दूसरा कारण ये है कि जो यम था वो अति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता था, जिस कारण से ये वरुण की कक्षा को काटता था। वरुण की कक्षा को ये काटता था। तो एक स्थिति ऐसी बनती थी कि जब ये वरुण की कक्षा को काट देता था तो वरुण सौर परिवार का सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह बन जाता था, और वरुण के अंदर यानी कि वरुण से जो सूर्य है वो प्लूटो सूर्य के पास आ जाता था और वरुण सूर्य से दूर चला जाता था कक्षा को काटने के कारण। तो कक्षा को काटता था। तो ये दोनों क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय नियम के उल्लंघन है। तो इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने 2006 में मीटिंग की और कहा कि जो प्लूटो है इसको सौर परिवार की सदस्यता से निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन एक उपाधि भी इसे दी गई है, इसे बोना ग्रह की उपाधि दी गई है। तो बोना ग्रह किसको कहा जाता है? बोना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेत्ताओं ने मिलकर के सौर परिवार से प्लूटो या यम ग्रह को सदस्यता से बाहर कर दिया। बोना ग्रह की संज्ञा दे दी गई। कारण हमने आपको 2 दे ही दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका सोलर सिस्टम था, सौर परिवार, सौर मंडल था, सूर्य के 8 ग्रह थे। एग्जाम की दृष्टि से हमने जो इम्पोर्टेंट था वो आपको विशेषताएं आपको दे दी गई हैं, डायग्राम से आपको समझा दिया गया है। ठीक है, अच्छा यदि आपको कुछ इसमें से मटेरियल मिल रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे भी इसी तरह के वीडियो जारी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।